तो आज का जो लेक्चर है वो कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान का जो फर्स्ट चैप्टर है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। तो ये पहला चैप्टर है आपका, इसको समझते हैं क्या है। तो सबसे पहले जो है विद्युत आवेश समझते हैं कि क्या होता है, फिर समझेंगे क्षेत्र क्या होता है, फिर थोड़ा चैप्टर से परिचित हो जाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला चीज हमको जानना है विद्युत आवेश क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है विद्युत आवेश, ध्यान से समझिए। जब विद्युत आवेश एक संकल्पना है, लेकिन देखते हैं क्या है। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो देखा होगा उनमें अपने से हल्की वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण आ जाता है। वस्तु में जो ये गुण होता है, इसी गुण को आवेश कहते हैं। ध्यान से समझिए क्या कह रहा हूं कि जब दो वस्तुओं को, इसको देखा भी होगा प्रैक्टिकली, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें अपने से हल्की वस्तुओं को, अपने से हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। वस्तु में विद्यमान इस गुण को आवेश कहते हैं, आवेश कहते हैं। तथा अब इस वस्तु को आवेशित वस्तु कहते हैं। ध्यान से समझिए बात को। मैंने क्या कहा है कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें से प्रत्येक वस्तु पर, यानी दोनों वस्तु पर, अपने से हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। वस्तु में ये जो गुण आया है, इसी गुण को आवेश कहते हैं। ठीक। तथा अब वो जो वस्तु है जिसको हम रगड़ रहे थे, उस वस्तु को आवेशित वस्तु कहते हैं। प्रैक्टिकली भी देखा होगा, क्लास में अक्सर ये बात करते रहते हैं छोटे क्लासेज में कि पेन को उठाया, बाल में रगड़ा, फिर नीचे रखते हैं तो वो छोटे छोटे कणों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है। ये वास्तव में ये गुण जो है ये आवेश का है। क्या होता है, ध्यान से समझ लीजिए। इसको लिखना चाहे तो लिख भी लेंगे कि विद्युत आवेश क्या है। तो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने का कोशिश कर रहा हूं कि विद्युत आवेश क्या है। तो क्या होता है कि जब दो वस्तुओं को परस्पर आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें अपने से हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इसी गुण को आवेश कहते हैं तथा उस वस्तु को आवेशित वस्तु कहते हैं। ठीक। इसको लिख लेंगे। इसी में थोड़ा एक चीज और देखेंगे कि अब ये जो आवेश होता है, ये आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश जो होता है ये दो प्रकार का होता है। पहले आवेश जो होता है, पहला आवेश, इसको कहते हैं धन आवेश, और जो दूसरा होता है इसको कहते हैं ऋण आवेश। तो अभी हमने क्या जाना है, हमने दो चीज जाना है। पहला क्या जाना है, विद्युत आवेश की डिफिनेशन। दूसरा क्या जाना है, विद्युत आवेश के प्रकार। विद्युत आवेश किसे कहते हैं, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें से अपने से हल्की वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इस गुण को विद्युत आवेश कहते हैं। और कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला जो है वह धन आवेश है और जो दूसरा है वह ऋण आवेश है। धन आवेश मतलब प्लस चिन्ह से डिनोट करेंगे और ऋण आवेश माइनस चिन्ह से डिनोट करेंगे। इतना समझने में किसी को हमें लग रहा है कोई दिक्कत नहीं होगी, तो इसको मिटा दिया जाए, इसको लिख लीजिए।
और उसके बाद इसको मिटा देते हैं, फिर कुछ बातें और करते हैं। इसको जल्दी से लिख लीजिए। देखिए जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है एकदम इंटर बेस्ड है, क्लास 12 की बोर्ड परीक्षा के लिए है, इसलिए कॉपी पेन लेके बैठा करिए और इसको लिखा करिए, ठीक है। तो अब आगे कुछ बातें और देखते हैं। हमने कहा क्या कहा है कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो हमको यह जानना है कि जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो क्या दोनों वस्तु, हमने कहा जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो दोनों वस्तुओं पर आवेश आ जाता है। तो हमको यह जानना है कि इन दोनों वस्तुओं पर जो आवेश आ रहा है, मान लीजिए दो वस्तु है, दोनों को हमने आपस में रगड़ा तो दोनों वस्तुएं आवेशित हो गई। तो हमको जानना यह है कि क्या इन दोनों वस्तुओं पर समान आवेश आया है। पहला क्वेश्चन कि क्या इन दोनों वस्तुओं पर समान आवेश आया है। अगर 10 गुलाम इस पर आया है तो 10 ही गुलाम इस पर आया है। दूसरा क्वेश्चन यह जानना है कि क्या इन दोनों वस्तुओं पर समान प्रकार का आवेश आया है। तो इस क्वेश्चन का हम आंसर ढूंढते हैं। तो देखो होता क्या है, जब हम दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो दोनों वस्तुओं पर हाँ समान आवेश आता है किंतु विपरीत आवेश आता है, ठीक है। तो फिर से वही लाइन लिखेंगे कि जब दो वस्तुओं को, लिख लेंगे इसको, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उन पर समान किंतु विपरीत आवेश आ जाता है। यह बात एकदम याद रखें, समान किंतु विपरीत आवेश आ जाता है। तो यहां पर ध्यान रखेंगे, मान लीजिए एक वस्तु ये है और एक वस्तु ये है, इन दोनों वस्तुओं को मैं आपस में रगड़ूं, इन दोनों वस्तुओं को आपस में रख कर दिया जाए तो इन दोनों वस्तुओं पर जो आवेश की मात्रा होगी वो समान होगी। मतलब अगर मान लीजिए 5 कूलाम अगर इस पर आवेश आया है तो 5 ही कूलाम आवेश इस पर भी आएगा। ये बात ध्यान से समझ लीजिए कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाएगा तो उन दोनों वस्तुओं पर जो आवेश की मात्रा होगी वो समान होगा, किंतु जो आवेश का प्रकार होगा वो भिन्न होगा। यानी अगर एक पर प्लस आवेश आएगा तो दूसरे पर माइनस आवेश आएगा, कितना उतना ही। तो जब दो वस्तुओं को आपस में रब किया जाएगा, रगड़ा जाएगा तो उन पर जो है समान किंतु विपरीत आवेश आ जाएगा। यह बात एकदम जान लेंगे, नोट कर लेंगे, लिख लीजिए इसको, फिर आगे एक बात और बताते हैं। लिख गया भाई? अच्छा, आगे देखो, आगे कुछ बातें और जानना है। वो बातें क्या है? वो बातें ये है कि अभी हमने आपको बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। तो इस आवेश में क्या खास बात है, अगली लाइन एकदम ध्यान से समझेंगे कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित व विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यह बात एकदम ध्यान से समझ लेंगे कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। जैसे समझ लीजिए अगर प्लस प्लस आवेश है तो देखो प्लस ये भी है और प्लस ये भी है, तो प्लस प्लस आवेश अगर एक दूसरे के समीप लाएंगे तो उनके बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। तो समान आवेश क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित। ऐसे इसी प्रकार से अगर हम माइनस माइनस आवेश एक दूसरे के संपर्क में लाएंगे तो भी इनके बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण। इसी प्रकार से अगर हम जो है विपरीत आवेश यानी प्लस और माइनस आपस में लाएंगे, संपर्क में
आकर्षण होगा। इसी प्रकार से अगर हम माइनस और प्लस आवेश एक दूसरे के संपर्क में लाएंगे तो भी इनके बीच क्या होगा, आकर्षण होगा। तो बात समझ लीजिए, प्लस प्लस आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, माइनस माइनस आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, प्लस माइनस आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और माइनस प्लस आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। एक लाइन में समझना चाहे तो क्या समझेंगे कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित व विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसको लिख लेंगे उसके बाद आगे समझाया जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए, लिख लिए होंगे तो अब आगे समझते हैं। आगे इसी में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आती है, कुछ लोग वैसे ही समझा दिया करते हैं, मैं एक हेडिंग बना के समझाऊंगा। और वो हेडिंग क्या है, उस हेडिंग का हर बुक में हेडिंग नहीं मिलेगी, लेकिन अब चूंकि मैं जो है एक हेडिंग नाम दे करके पढ़ाना चाहता हूं इसको। इसका नाम है इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। तो क्या होता है इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, समझिए, इसी से रिलेटेड टॉपिक है, यही समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या होता है, तो थोड़ा केमिस्ट्री के तरफ ध्यान देके हमने पढ़ रखा है कि संसार में जितने भी जो कुछ भी है सब द्रव्य है, पदार्थ है। ठीक है, छोटा एकदम बता दे रहा हूँ, संसार में जो कुछ भी है वो क्या है, पदार्थ है, यानी क्या है, द्रव्य है। कुछ लोग इसको पदार्थ भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसको मैटर भी बोला जाता है। और हमने क्या जाना है कि संपूर्ण विश्व पदार्थ से मिलकर बना है, और ये जो पदार्थ होते हैं किससे मिलकर बने होते हैं, परमाणु से मिलकर। डायरेक्ट बता रहा हूँ, संपूर्ण संसार पदार्थ से मिलकर बना है, पदार्थ किससे मिलकर बना है, परमाणु से। ठीक, और जब हमने इस परमाणु की संरचना देखा था तो हमने इसमें क्या देखा था कि एक जो परमाणु होता है इसके दो भाग होते हैं, एक धनावेशित नाभिक होता है और एक इसके चारों तरफ खोखला भाग, यानी जिसको हमने क्या नाम दिया था, परमाणु कक्षक नाम दिया था। तो मतलब मिला के ये है कि एक परमाणु में दो भाग होते हैं, एक होता है नाभिक, एक क्या होता है, नाभिक होता है, और इसके बाहर क्या होता है, परमाणु कक्षक होता है। इस बात को बहुत जोर देके बहुत ध्यान से समझेंगे। पूरा संसार यानी जो पदार्थ है, जिन दो वस्तुओं को मैं रगड़ रहा था वो क्या है, पदार्थ है। पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, परमाणु से मिलकर बना होता है। और अगर हम परमाणु की संरचना की बात करें तो परमाणु में मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है धनावेशित नाभिक और दूसरा उसके बाहर का चारों तरफ का खाली स्थान, जिसको नाम देते हैं परमाणु कक्षक। एक बात और हम जानते हैं कि नाभिक के भीतर दो प्रकार के कण पाए जाते हैं, एक प्रोटॉन होता है, दूसरा न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन से हमको कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो उदासीन होता है। तो मतलब और प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन भी नाभिक में पाया जाता है, उसमें धनावेश होता है। परमाणु के बाहर जो परमाणु कक्षक होते हैं, इन कक्षकों में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि परमाणु के भीतर दो प्रकार के कण पाए जाते हैं, एक होता है प्रोटॉन जिस पर धन आवेश होता है, और दूसरा जो कण है वह है इलेक्ट्रॉन जिस पर क्या होता है, ऋण आवेश होता है। तो परमाणु के भीतर दो प्रकार के कण पाए जा रहे हैं, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। एक बात और हम जानते हैं कि जो ये परमाणु होता है वो विद्युत रूप से उदासीन होता है। क्यों? क्योंकि उनके भीतर प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपस में बराबर होती है। ये बात समझ लीजिए। तो अब हमने क्या कहा कि मान लीजिए हमारे पास एक परमाणु है, तो परमाणु में क्या होगा, परमाणु के भीतर क्या पाए जा रहे हैं, प्रोटॉन भी पाया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन भी पाया जा रहा है। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज है। और चूंकि परमाणु विद्युत उदासीन होता है, इसका मतलब ये हुआ कि परमाणु के भीतर प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों बराबर होती है। बराबर होती है तभी तो जो है परमाणु विद्युत उदासीन होता है। तो ये बात अच्छे तरीका से समझ लीजिए कि एक जो परमाणु होता है वो मूल रूप से विद्युत उदासीन होता है। क्यों विद्युत उदासीन होता है? क्योंकि उनमें उनके भीतर प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपस में बराबर होती है। ठीक, बात समझ गए। मान लीजिए हमारे पास एक वस्तु ये है और इसके भीतर 12 प्रोटॉन है और 12 ही इलेक्ट्रॉन है। समझ गए बात को। हमारे पास एक दूसरी वस्तु है जिसमें 10 जो है प्रोटॉन है और 10 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। बात अच्छे तरीके से समझिए,
बड़ा ही इंटरेस्टिंग खेल है, इससे कुछ निष्कर्ष निकलने वाला है। तो हमारे पास दो वस्तु है, एक वस्तु है ये और दूसरी वस्तु है वस्तु बी। समझ गए बात को? हमारे पास दो वस्तु, एक वस्तु ये है जिसके भीतर 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मतलब ये विद्युत रूप से उदासीन है, मतलब इसमें 12 धन वाला है और 12 माइनस वाला है, ऋण वाला है। इसके भीतर 10 प्लस वाले हैं और 10 माइनस वाले हैं, मतलब टोटल प्लस माइनस मिला के क्या बन रहा है 0, टोटल प्लस माइनस मिला के क्या बन रहा है 0, मतलब दोनों क्या है विद्युत उदासीन है। अब मैं क्या करूंगा, अच्छा परमाणु की संरचना जब मैं आप लोगों को बता रहा था तो क्या बताया कि परमाणु के भीतर दो चीजें होते हैं, एक नाभिक होता है और दूसरा क्या होता है परमाणु कक्षक होता है। परमाणु कक्षक होता है और इसी में हमने क्या बताया कि ये प्लस होता है, धनावेशित होता है नाभिक, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं ऋणावेशित होते हैं। तो ये जो नाभिक है ये एकजुट होता है और ये इसी एक छोटे से भाग में पूरा का पूरा जितना भी प्रोटॉन है वो इसी के अंदर बंद होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो विभिन्न कक्षाओं में, अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं चक्कर लगाते रहते हैं। वही कहते नहीं है कि एक अगर जैसे 10 लाठी है तो उसको अलग अलग करके तोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर इकट्ठा बना दिया गया तो वो गट्ठर बन जाता है, उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। वही हाल यहाँ परमाणु के साथ हो रहा है। क्या हो रहा है कि यहाँ पर 10 मान लीजिए जितने भी प्रोटॉन है, मान लीजिए इस वाले में 20 प्रोटॉन है, कितने प्रोटॉन है 20, तो 20 ही क्या होंगे इसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे। बट यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो 20 प्रोटॉन है वो एक थोड़ी सी जगह में कवर है पूरे, तो मतलब ये स्ट्रांग धनावेशित पार्ट हो गया, बहुत मजबूत धनावेशित भाग हो गए। और ये जो 20 इलेक्ट्रॉन है ये अलग अलग बिखरे हुए हैं, तो ये पूरा का पूरा 20 प्रोटॉन मिल करके पूरा इस अकेले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। ऐसे इस इलेक्ट्रॉन को भी आकर्षित करेगा, ऐसे इस इलेक्ट्रॉन को, ऐसे इस इलेक्ट्रॉन को। कहने का मतलब यह है कि जो नाभिक होता है वो सभी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बांधे रहता है, खींचने का प्रयास करता है, जिससे ये इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी कक्षा में मजबूती से अस्थायी रहते हैं। ठीक है, अब एक बात और समझ लीजिए, ये ठहरा नाभिक और ये इसकी परमाणु कक्षा है, पहली कक्षा है, ये इसकी दूसरी कक्षा है, ये इसकी क्या हो जाएगी तीसरी कक्षा, ये इसकी क्या हो जाएगी चौथी कक्षा। तो ये नाभिक हुआ ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा और ये चौथी नहीं आखिरी कक्षा। ये कौन सी कक्षा है आखिरी कक्षा है। और परमाणु की जो सबसे आखिरी कक्षा होती है उस कक्षा को हम कहते हैं संयोजी कक्षा। क्या कहते हैं संयोजी कक्षा। तो एक बात और जान लीजिए, परमाणु के सबसे बाहरी कक्षक को संयोजी कक्षक कहा जाता है और संयोजी कक्षक में जो भी इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उस इलेक्ट्रॉन को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बात समझ लीजिए, परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा को संयोजी कक्षा कहते हैं और संयोजी कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब अपने दिमाग से सोचकर बताइए कि ये नाभिक किस वाली कक्षा में बल लगाएगा, यानी यहां जो इलेक्ट्रॉन होंगी, क्यों लगाएगा लगाएगा ना। उसके बाद यही नाभिक इस वाली परमाणु कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर भी बल लगाएगा। तो हमको ये बताइए कि क्या जितना बल इस पर लगाएगा उतना ही बल इस पर लगाएगा? नहीं ना, क्योंकि दूरी बढ़ रही है बल घटेगा, यानी जितना इस पर लगा रहा है उससे थोड़ा कम इस पर लगाएगा, यानी इस वाली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उस पर थोड़ा और कम लगाएगा और जो सबसे बाहरी कक्षा होगी उस पर तो सबसे कम लगाएगा, यानी बहुत ही कम बल लगा पाएगा, यानी लगभग ना के बराबर लगाएगा। तो इसीलिए कहने का मतलब यह है कि जो नाभिक का आकर्षण बल है वो संयोजी कक्षा पे बहुत कम होता है, लगभग ना के बराबर होता है। यानी संयोजी कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लगभग फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, फ्री होते हैं। मतलब क्या हुआ, जरा सा मौका पाए तो ये बाहर जा सकते हैं, ठीक है, ये फुर्र से बाहर निकल सकता है। मतलब संयोजी कक्षा, किसी भी परमाणु की संयोजी कक्षा एक ऐसी कक्षा होती है कि इसमें से अगर एक आध इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो इस पर कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। और इसी के विपरीत अगर इस वाली कक्षा में एक आध इलेक्ट्रॉन आ भी जाए
तो इस पर कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। संयोजी कक्षा समझ गए होंगे, तो जो बात समझाना चाह रहा हूँ वो आराम से समझ जाओगे। तो मैंने क्या बता दिया, परमाणु की संरचना पूरी केमिस्ट्री की बात फिजिक्स में बता दिया। क्या बताया कि परमाणु में क्या होगा, नाभिक होगा, नाभिक के बाद विभिन्न कक्षाएं होंगी। परमाणु की जो सबसे बाहरी कक्षा होगी उसको संयोजी कक्षा कहा जाएगा, और संयोजी कक्षा पे नाभिक का बल बहुत कम लगता है, इसलिए संयोजी कक्षा में एक आध इलेक्ट्रॉन आसानी से आ सकते हैं और एक आध इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर भी जा सकते हैं। छोड़ दीजिए इस बात, रफ में कहीं नोट कर लेंगे, नहीं तो आगे समझो। अब मैं आपको क्या समझाने जा रहा था, मैं आपको ये समझाने जा रहा था कि हमारे पास मान लीजिए दो वस्तु है। अच्छा, हमने जान ही लिया कि परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है, मतलब उसमें प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपस में बराबर होती है। हमने मान लिया कि हमारे पास दो वस्तु है, एक वस्तु है ये जिसमें 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन, बात समझे, उदासीन। दूसरी वस्तु है बी जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन, मतलब टोटल कितना, 0, यानी ये भी क्या है, विद्युत उदासीन है। पूरी बात याद रखेंगे, इसमें भी संयोजी कक्षा होगी, इसमें भी नाभिक होगा। अब जब मैं इन दोनों परमाणुओं को आपस में रगड़ रहा हूं, आप समझिए, तो क्या होगा, कहीं गलती से इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल गया इस वाले का, और कहां पहुंच गया, इस वाले परमाणु के संयोजी कक्षा का एक इलेक्ट्रॉन निकलकर इस वाले परमाणु के संयोजी कक्षा में प्रवेश कर गया। देखो सिचुएशन क्या क्लियर हुई, क्या क्रिएट हुई सिचुएशन। इसमें कितना प्रोटॉन था भाई, 12 प्रोटॉन था, समझो। कितना इलेक्ट्रॉन था, 12 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 11 इलेक्ट्रॉन, समझ गए। फिर देखो क्या होने वाला है, इस पर देखो कितने प्रोटॉन थे, 10 प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन थे, 10 इलेक्ट्रॉन। इस वाले के संयोजी कक्षक का एक इलेक्ट्रॉन निकलकर इसके संयोजी कक्षक में प्रवेश कर गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इसका और ये आ गया 11 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 11 इलेक्ट्रॉन। समझ गए बात, बहुत ध्यान से बारीकी से समझो। तो यहाँ पे अब सिचुएशन ये क्लियर हो गई कि जो हमारी वस्तु ये है इसके भीतर अब भी 12 प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या एक क्या हो गई, कम हो गई, 11 इलेक्ट्रॉन बचे। इस वस्तु बी वाले में देखो क्या हुआ, अभी भी 10 ही प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या एक बढ़ गई। प्रोटॉन माने धन और इलेक्ट्रॉन माने ऋण। यहां पे देखो धन वाले की संख्या क्या है, ज्यादा है, और ऋण वाले की संख्या क्या है, कम है। इसलिए कहा जाएगा कि ये धनावेश हो गया, मतलब धन बेस हो गया, ज्यादा हो गया। एक धन क्या हो गया, फालतू हो गया, किससे, ऋण वाले से। तो इसलिए इस वस्तु को क्या कहा जाएगा, धनावेशित वस्तु। कौन सी वस्तु है ये है जिससे इलेक्ट्रॉन निकला था। यानी जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं उस पर धन आवेश आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है, यानी वो वस्तु धनावेशित हो जाती है। समझो, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाएगा तो जिस वस्तु के परमाणु के संयोजी कक्षक से संयोजी इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे वो वस्तु क्या हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। दूसरी तरफ समझो, यहां पे क्या है, 10 प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन इसका आके इसके संयोजी कक्षा में प्रवेश हो गया, 11 इलेक्ट्रॉन में। मतलब क्या हुआ, यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, यानी यहाँ पे धन क्या है, कम है, और ऋण क्या है, ज्यादा है। मतलब ये क्या हो गया, ऋणावेश। ऋणावेश का मतलब क्या हुआ, ऋणावेश माने ऋण बेस है, ज्यादा है। ऋण यानी जो माइनस चार्ज है वो धन वाले से क्या है, ज्यादा है। क्या हुआ था, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया था। एक मतलब समझो बात को, इसका मतलब क्या हुआ कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाएगा तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है, माने एक वस्तु का इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु में प्रवेश कर जाता है। ध्यान से समझो, एक वस्तु के संयोजी कक्षक का इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु के संयोजी कक्षक में प्रवेश कर जाता है। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है वह वस्तु धनावेशित हो जाती है, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है वह वस्तु
जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है वह वस्तु धनावेशित हो जाती है, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है वह वस्तु कैसी हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। एक एग्जांपल से हमने आपको समझा दिया कि देखो इस समय वस्तु ये से क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन निकला था, इसलिए ये क्या हो गई, धनावेशित, और बी में क्या हुआ था, प्रवेश किया था, इसलिए बी क्या हो गई, ऋणावेशित। समझ गए? जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना आवेश आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन निकला था इसलिए एक आवेश आया, ठीक। अच्छा, फिर हमने आपको बताया था कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उन पर बराबर किंतु विपरीत आवेश आ जाता है। तो देखो एक कूलाम आवेश मान लीजिए यहां आया है, तो एक ही कूलाम आवेश क्या होगा, यहां आएगा, लेकिन एक कूलाम आवेश यहां धन आया है तो यहां पे एक कूलाम आवेश ऋण है। समझ गए बात को? कोई दिक्कत तो नहीं है समझने में? तो इसको जो है रफली लिख लेंगे, उसके बाद मैं लिखा रहा हूं आपको, लिखिए। अच्छा, बोलकर लिखवा दूं तो कोई प्रॉब्लम है कि बोर्ड पर लिखूं? चलो बोलकर लिखवा देता हूं, लिख लीजिए। चलो लिखना स्टार्ट करो। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अनुसार, लिखना शुरू कर दीजिए कापी पे उठा के। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अनुसार जब दो वस्तु, ये बोल रहा हूं, चलो धीरे धीरे। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अनुसार डैश लगा देंगे, नई लाइन से लिखना शुरू करेंगे। नई लाइन से क्या लिखना शुरू करेंगे कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है। प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है। प्रत्येक परमाणु के मध्य में एक धनावेशित नाभिक होता है तथा नाभिक में एक धनावेशित नाभिक होता है तथा नाभिक में दो प्रकार के कण प्रोटॉन व न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन धनावेशित होता है, प्रोटॉन धनावेशित होता है, जबकि न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन होता है। जबकि प्रोटॉन नहीं सॉरी न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन होता है। अब इस वजह से अब नाभिक संपूर्ण रूप से धनावेशित होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज होता नहीं, वो तो ऐसे बस केवल पड़ा हुआ है। तो इसलिए पूरा जो नाभिक पर आवेश होगा वो धनावेशित होगा, क्योंकि प्रोटॉन पर क्या था, धनावेश था। ठीक है ना। आगे नाभिक के चारों तरफ विभिन्न कक्षाएं पाई जाती हैं। इन कक्षाओं में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। बात समझ में आ गई? प्रोटॉन के भीतर दो प्रकार के कण कूद गए, एक प्रोटॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पर क्या है, धनावेश है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश है। जितना प्रोटॉन पर धनावेश है उतना ही इलेक्ट्रॉन पर क्या है, ऋणावेश है। तो लिखो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पर, प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों पर आवेशों की मात्राएं समान किंतु विपरीत होती हैं। ठीक है, अर्थात अच्छा ये लिख लीजिए एक लाइन और कि परमाणु में नाभिक के भीतर जितने प्रोटॉन पाए जाते हैं, नाभिक के चारों तरफ विभिन्न कक्षाओं में उतने ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अतः परमाणु विद्युत उदासीन होता है। लिख लिए, अतः परमाणु विद्युत उदासीन होता है। लिखो आगे नई लाइन से लिखेंगे कि जब किसी परमाणु के बाह्य कक्षक, जब किसी परमाणु के बाह्य कक्षक, अभी बाह्य कक्षक को क्या नाम दिया है, ब्रैकेट में लिख लीजिए, संयोजी कक्षक। तो जब किसी परमाणु के बाह्य कक्षक यानी संयोजी कक्षक से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं अथवा क्या इतना ही तो निकल जाते हैं, तो वह वस्तु धनावेशित हो जाती है। तो वह वस्तु धनावेशित हो जाती है। नोट पॉइंट करके एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात लिख दीजिए
कि किसी वस्तु का धनावेशित होना, किसी वस्तु का धनावेशित होना उसके परमाणुओं के भीतर इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है। बात को समझ गए? कमी को। देखो, अगर कोई वस्तु धनावेशित हो गई है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे क्या है, मान लीजिए 20 प्रोटॉन है, 21 प्रोटॉन है, और ये वस्तु धनावेशित है, इसका मतलब इसमें क्या है, 20 ही इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए थे? 21। तो 10 ही होता, मतलब ये धनावेशित है, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। तो किसी वस्तु का धनावेशित होना इलेक्ट्रॉन की कमी को प्रदर्शित करता है। एक चीज और समझ लीजिए, जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, सोच क्या रहे हो, सोच ये रहे हो तुम कि जब दो वस्तु को मैं आपस में रगड़ रहा हूं, जब दो वस्तुओं को आपस में क्या किया जा रहा है, रगड़ा जा रहा है, तो यहां से केवल एक ही इलेक्ट्रॉन निकलकर इस वाले में जाता है। ये तो सोच रहा है ना, ऐसा कुछ नहीं है। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो जरूरी नहीं है कि एक ही इलेक्ट्रॉन निकलकर इस वाले वस्तु में जाता है। हजारों हजार इलेक्ट्रॉन इधर से इधर को कूदते हैं, ठीक है, इधर को इस वाली वस्तु में, और ऐसा ही इधर भी होता है, इधर से भी हजारों हजार इलेक्ट्रॉन निकलकर इस वाले संयोजी कक्षक में से कूदते हैं। एक और प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। क्या तुम ये समझ रहे हो कि इस जो है वस्तु के सभी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं? तो ऐसा कुछ नहीं है, केवल सतह के इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। कौन से? सतह के, किसी भी वस्तु का सतह का, संपर्क सतह के। इसे इन दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ रहा हूं तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है, केवल यहाँ का और यहाँ का, और वो भी सतह के संयोजी कक्षकों के इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूं, उल्टा नहीं सोचना है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर को जाते हैं, इधर से भी निकल के इधर को भी जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है, लास्ट में जब संतुलन होता है तब ये फाइनल डिसीजन लिया जाता है कि किस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई और किस वाले वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई, ठीक है। जब नया देखेंगे तब बाद में रिजल्ट सामने आएगा कि अच्छा इस वाले में तो एक इलेक्ट्रॉन, इस वाले का एक इलेक्ट्रॉन तो इधर ही रह गया, मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन की क्या रह गई, कमी रह गई। तो कुल मिलाकर ये सब कहानी है। हमको केवल क्या याद रखना है कि किसी वस्तु का धनावेशित होना उसके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है। इसी के विपरीत वाला भी समझ लेंगे, लेकिन तब तक कुछ लिख लेते हैं। इन सबको तो छाप ही चुके होंगे, तो आगे देखो। आगे क्या देखेंगे कि लिखते रहो बाकी मैंने बता दिया। लिखो, यदि किसी परमाणु के बाह्य कक्षक में किसी प्रकार से, यदि किसी परमाणु के बाह्य कक्षक में किसी प्रकार से एक अथवा एक से अधिक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करा दिया जाए, एक अथवा एक से अधिक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करा दिया जाए तो क्या होगा, क्या होगा, तो वह वस्तु ऋणावेशित हो जाएगी। समझे नहीं? फिर से देखो, बहुत भूलते हो, समझने की कोशिश करो भाई। देखो मैंने क्या कहा कि यह एक परमाणु ठहरा और बहुत कक्षाएं हैं, तो मान लीजिए ये इसकी संयोजी कक्षा है। किसी तरीके से इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या करवा दिया जाए, एक अथवा एक से अधिक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करवा दिया जाए, तो होगा क्या, जितने भी यहाँ प्रोटॉन रहे होंगे उतना ही यहाँ इलेक्ट्रॉन रहा होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। मान लो यहाँ पे कितना 10 प्रोटॉन पहले से था, तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन भी पहले से रहे होंगे। एक इलेक्ट्रॉन बाहर से कूदा दिए तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 11 हो गया। अब 11 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है। अब क्या होगा, अरे ऋण वाला जाता है, ऋणावेशित हो जाएगा। और क्या मतलब, किसी परमाणु के भीतर संयोजी कक्षा में किसी तरीके से एक अथवा एक से अधिक इलेक्ट्रॉन क्या किया जाए, प्रवेश करवा दिया जाए, तो वह वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। समझ गए? हटा दो इसको। अब एक बात और समझो, अब एक बात और समझो। क्या समझोगे भाई, जल्दी बताओ क्या समझोगे। जैसे अभी एक बात तुमने पहले समझा कि किसी वस्तु का धनावेशित होना उसके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है, तो यहां क्या समझोगे उल्टा इसका, कि किसी वस्तु का ऋणावेशित होना, किसी वस्तु का ऋणावेशित होना क्या, उसके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करता है। साफ साफ शब्द में लिख लीजिए, किसी वस्तु का
ऋणावेशित होना उसके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करता है। समझ लीजिए, लिख लीजिए जल्दी से। तो अब आगे बात समझो। एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात समझ लेना है, तो लोगों के मन में भ्रम बना रहता है, तो इसको हटा दीजिए। लिख गया आपको। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है इलेक्ट्रॉन सिद्धांत की, अक्सर लोग गलती कर देते हैं। इतने जितना मैंने पढ़ाया इसमें प्रोटॉन का भी कोई योगदान है? कोई योगदान? क्यों? क्योंकि प्रोटॉन तो अपनी कक्षा में यानी नाभिक में अस्थायी बना रहता है, ये कुछ भूमिका नहीं है। यानी अगर कोई वस्तु आवेशित हो रही है तो किसके वजह से हो रही है? न्यूट्रॉन की वजह से, कि प्रोटॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से? कौन भाग ले रहा था किसी वस्तु को आवेशित होने में? वो कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। यानी किसी वस्तु को आवेशित होने के लिए इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार है, ना कि प्रोटॉन। तो लिखना चाहो तो एक लाइन इसको भी लिख लीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि किसी भी वस्तु को आवेशित होने के लिए इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी है, ना कि प्रोटॉन। ठीक है, लिख लिए। तो अब आज के लिए इतना ही। ठीक है, वीडियो लंबी खींच रही है। अब अगला जो है इसके बाद की चीजें हम, ये पार्ट 1 था, अगला चीज अगली बात पार्ट 2 में करेंगे। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, समझते रहिए। धन्यवाद।